अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़ा मुश्ताक और हम 9th क्लास की बायोलॉजी उसका चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन जो है वो इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ न्यूट्रिशन। इससे पहले लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं और अभी जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वो है कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड जो बाद में उनकी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, प्लांट्स की न्यूट्रिशन के बारे में, उनके न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो कि उनकी ग्रोथ, उनकी एनर्जी, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी थी। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमन फूड जो है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ह्यूमन फूड जो है ये कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन सोर्स ऑफ फूड जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स भी जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। बेसिक नीड वही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, लेकिन द सोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट हैं। ह्यूमंस के और अदर एनिमल्स के जो सोर्सेज हैं जहाँ से वो फूड लेते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वाटर एंड मिनरल्स। और हम बारी बारी इन कंपोनेंट्स के बारे में ही जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये बेसिक सोर्स है ऑफ एनर्जी, सबसे बेसिक सोर्स है ये एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दीज आर सिंपल शुगर्स। और हमारे जितने भी फूड है, जो भी कुछ हम खाते हैं, बेसिक फूड, राइस, व्हीट, बीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब के अंदर जो बेसिक एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़रूर पाई जाती है इनमें। तकरीबन हर एनिमल जो है वो तकरीबन 2/3 जो एनर्जी का पार्ट है वो जो 2/3 हिस्सा है एनर्जी का जो वो कंज्यूम करता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही करता है, वो एनर्जी अपनी कार्बोहाइड्रेट से ही लेता है। इसमें ग्लूकोज जो है वो सबसे ऑफन, सबसे अक्सर जो है सबसे मोस्ट यूज्ड कार्बोहाइड्रेट है फॉर एनर्जी के लिए। और दूसरे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जहाँ से वो लेते हैं, अदर सोर्सेज जो हैं इसके, दैट इज लैक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, ये सारे जो हैं वो अदर फॉर्म्स ऑफ द शुगर्स हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर हैं ये, एंड आल्सो द स्टार्च। एक ग्राम के अंदर, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर मौजूद होती है। और जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि सोर्सेज के कौन से हैं, तो इसके सोर्सेज बहुत कॉमन हैं। जो हमारी बेसिक फूड है वो सारे इसके सोर्सेज हैं, लाइक राइस, व्हीट, ब्रांस, बीन्स, ये सारे के सारे जो हमारी बेसिक फूड का हमारे नेसेसरी पार्ट है, इन सब से हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे कॉमन सोर्स है एनर्जी का। इसके अदर जो सोर्सेज हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कंपोनेंट है बॉडी का, लेकिन बट दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एनर्जी, और उनको भी हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट। हमने क्या देखा इसमें कि ये हमारा बेसिक सोर्स है एनर्जी का। ये सिंपल शुगर्स हैं, तकरीबन 2 to 3 जो पार्ट है हम एनर्जी का जो हम कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, वो कार्बोहाइड्रेट है। फिर अदर सोर्सेज जो इसके ग्लूकोज के अलावा वो है लैक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, स्टार्च वगैरह। और 1 ग्राम के अंदर तकरीबन 4 किलो कैलोरीज इसमें एनर्जी शामिल होती है। और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? बेसिक फूड है हमारा, राइस, व्हीट, ब्राउन्स एंड बीन्स एक्सेट्रा। इसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, दैट इज लिपिड।
लिपिड्स जो हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर, इनके ये मुश्तमिल होते हैं फैटी एसिड्स पे और साथ में ग्लिसरॉल। ये इनका इन दोनों का मिक्सचर होता है, इनके सारे के सारे कंपाउंड्स में ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। अब जो फैटी एसिड्स हैं ये सेचुरेटेड भी होते हैं और अनसेचुरेटेड भी हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? सेचुरेट का मतलब होता है फुल होना, मतलब जिसको भूख ना हो, जिसके अंदर मज़ीद जो है वो गुंजाइश बाकी ना हो, उसको जो है हम सेचुरेट कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है इसके अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ फुल होते हैं, यानी इन सब के साथ जो है एक हाइड्रोजन सबके साथ अटैच होता है। और एंड पे जो है इसके COOH, ये तो इसकी निशानी है कि जिसके अंदर एंड पे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा होगा, फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, हम उसको फैटी एसिड कहते हैं। तो ये चेन चलती है यहाँ से, बहुत ज़्यादा कार्बन है 35, 37, इससे प्लस भी कर जाते हैं, तो ये सेचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये इनकम्प्लीट हैं, इनकम्प्लीट को हम कहते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। यहाँ पे कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, यानी कि इसके एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, चारों के साथ हाइड्रोजन नहीं होती, इसके 2 बॉन्ड जो होते हैं वो आपस में होते हैं डबल बॉन्ड, और बाकी जो है इसके साथ जो है वो एक चेन चलती है हाइड्रोजन के साथ। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद होगा चेन के अंदर फैटी एसिड्स की, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होंगे उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इसके जो है जनरली जो लिपिड्स होते हैं जिनके अंदर ये ज़्यादातर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले हैं ये सारी उन चीज़ों के अंदर पाई जाती हैं जो आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हालत में मिलेंगे, और ये उनमें पाई जाती हैं जो आपको रूम टेम्परेचर पे जो है वो ऑयल्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हासिल करने के जितने सोर्सेज हैं ये ज़्यादातर एनिमल सोर्सेज हैं, क्योंकि घी मेन इसका जो कि हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और जो इसके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सोर्सेज हैं वो हमारे पास प्लांट्स होंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर सारे के सारे ऑयल्स हैं। और आपको ये बात पता है कि हम जितने भी ऑयल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सारे के सारे सोर्सेज प्लांट्स के होते हैं, सरसों, बादाम का ऑयल, जैतून का, सारे के सारे हम जो है वो प्लांट से हासिल करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास, ज़्यादातर इस तरह का होता है कंपोजिशन के जिसके अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एसिड दोनों की कंपोजिशन पाई जाती है। लेकिन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इसमें जो लार्जर पार्ट होता है वो सैचुरेट का होता है, और जो यानी जो सॉलिड है जितने भी हमारे पास, और जो स्मॉलर पार्ट होता है वो उसका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का होता है। इस तरह से इधर उल्ट हो जाता है, जितना लार्जर पार्ट होता है उसके अंदर वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का होता है, और जो स्मॉलर वन है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का होता है। ये 2 एग्जांपल्स आपकी बुक में इन्होंने कोट की हुई है, जैसे कि हमारे पास बटर है, मक्खन जिसको कहते हैं, उसके अंदर 70% सैचुरेट है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो आपको सॉलिड में मिलता है, और 30% उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। इसी तरह से हमारे पास सनफ्लावर ऑयल है, ऑयल, तो उसके अंदर हमें 75% अनसैचुरेट मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी ऑयल में, और 25% जो है हमें पास वो सैचुरेट आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसके देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में ये यूज़ कहाँ पे होता है। यूजेस इसके हमारी जितने भी बॉडी के मेम्ब्रेन्स हैं उन सब की बाहर वाली कवरिंग लिपिड ने बनाई हुई है, चाहे वो सेल की मेम्ब्रेन है या फिर वो ऑर्गन्स के बाहर झिल्ली है। जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे उन सब के बाहर चर्बी की तह होती है, एक फैट की लेयर होती है। हमारे जितने ऑर्गन्स है, हार्ट है, लिवर है, सब के सब जो है वो लिपिड की तह के अंदर पैक हुए होते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एक है। फिर न्यूरॉन्स, ब्रेन का सेल जो है उसका एक्सॉन, जिसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर मैसेजेस को लेके जाना होता है, वो सारी की सारी लिपिड से कवर होती है। तो ये इसके जो है, उसके अलावा जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, मेनली जो हमारे ग्लैंड्स एक्सक्रेट करते हैं हार्मोन्स, वो सारे के सारे लिपिड की फॉर्म में होते हैं। स्टेरॉइड्स होते हैं, लिपिड्स हैं उनकी नेचर। तो ये इसका बहुत बड़े हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रोल है। फिर हम बात कर लेते हैं कि हम इनको हासिल कहाँ से करते हैं, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं इसके, वो सारे जितनी भी चीज़ें ऐसे जहाँ से आपको चिकनाहट मिल सकती है वो सारे इसके सोर्सेज हैं। मिल्क है, बटर है, चीज़ है, एग है, मटन, फिश, इसके अलावा जो है बीज जो जिनसे आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, सरसों के बीज वगैरह,
कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं वहाँ सबसे हम जो है ये लिपिड को हासिल करते हैं। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है हमारे, यानी 9 किलो कैलोरीज पाई जाती हैं पर ग्राम के अंदर। 1 ग्राम लिपिड के अंदर हमारे पास 9 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। दैट इज टू मच एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये था हमारा लिपिड्स के बारे में। हमने देखा कि लिपिड्स की कंपोजिशन में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कंपोजिशन है, ये दोनों मिलकर हर कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं। फैटी एसिड्स के एंड पे हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा एज अ फंक्शनल ग्रुप। 2 तरह के फैटी एसिड्स हैं, एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जितने भी कार्बन है वो सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, उन सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जरूर अटैच होता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान में जो है वो डबल बॉन्ड पाया जाएगा, यानी कि सारे के सारे सिंगल हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं होंगे उसके चारों के चारे बॉन्ड्स। जितने भी हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हासिल करते हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हालत में पाए जाते हैं, और जितने भी हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे आपको ऑयल से मिलेंगे, यानी इसके सोर्सेज हुए एनिमल्स और इसके ऑयल के सोर्सेज हुए प्लांट्स। और जब हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें जितनी भी चीज़ें सॉलिड फॉर्म में लिपिड की हालत, लिपिड हमारी सोर्सेज हैं सॉलिड की हालत में, उन सब के अंदर लार्जर जो पोर्शन है वो सैचुरेट का है और जो स्मॉलर पोर्शन है वो अनसैचुरेट का पाया जाता है। उसके बाद इसके यूजेस देखे थे हमने कि ये जितने भी मेम्ब्रेन्स है सेल की उनका अहम कॉन्स्टिट्यूट है। इसके अलावा ऑर्गन्स के बाहर जितनी भी झिल्लियां हैं वो सारी लिपिड की मिलकर बनी होती हैं। न्यूरॉन्स, इसका काम एक जगह से दूसरे का नर्व इम्पल्सेस को पहुंचाना है, ब्रेन की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, वापस भी आती है ऑर्गन्स तक, तो उसके एक्सोन जो है वो लिपिड से कवर होता है। हार्मोन्स जितने भी सीक्रेट होते हैं वो लिपिड्स की सूरत में होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। और उसके बाद जो है ये एनर्जी हमें इससे कितनी मिलती है, तो 1 ग्राम लिपिड के अंदर हमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। इसके बाद हमारे अगला कंपोनेंट है फूड का, वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हम क्या किसको कहते हैं, ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको हमें फूड के ज़रिए ही एसेंशियल है लेना, हमारी बॉडी इसको खुद नहीं बनाती, यानी कि इसको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, एबिलिटी नहीं है। तो अगर हमें वाइटामिन चाहिए तो ये हमें जो है वो खाने से ही लेने पड़ेंगे। फिर इनकी मिकदार भी हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती है, लेकिन फिर भी वो स्मॉल क्वांटिटी हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बगैर बॉडी ठीक परफॉर्म नहीं करेगी। तो हमने इसको कैटेगराइज किया है वाइटामिन्स को 2 कैटेगरीज में, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर हमें हमारे फैट के पोर्शन में और मसल्स के पोर्शन में मिलेगा, यानी उसके अंदर हल होंगे। और जो वाटर सॉल्युबल है ये हमारी बॉडी का जो लिक्विड पोर्शन है, जैसे कि वाटर, ब्लड, तो ये हमें उस पोर्शन के अंदर हल हुए हुए मिलेंगे। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं वो A, D, E एंड K हैं। और जो वाटर सॉल्युबल है इसमें B कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, इसमें मजीद आगे से बहुत ज़्यादा तरह के जो है वो वाइटामिन्स आ जाते हैं। अब इनकी अगर एक्सेस हो जाए तो जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर, जैसे कि हमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए तो हम इसकी ज़्यादा क्वांटिटी एक्सेस हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो इसको निकालना आसान है। इसको निकालने के लिए कैसे कि थ्रू स्वेटिंग, थ्रू यूरिन ये निकल जाते हैं। लेकिन अगर फैट सॉल्युबल वाइटामिन ज़्यादा हो जाते हैं तो इनको निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर हमें उसको बॉडी के उस पार्ट को काट के वहाँ से निकालना पड़ता है, लाइपोसेक्शन वगैरह करवानी पड़ती है, फिर ये निकलते हैं, अदरवाइज ये हमारे लिए जो है वो डेंजरस हो जाते हैं। तो इनके कुछ के बारे में आपके सिलेबस में उन्होंने डिस्कस किया, उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहला जो वाइटामिन आपकी बुक में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है दैट इज वाइटामिन ए। विटामिन ए जो है ये पहला फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसको 1913 में डिस्कवर किया गया था, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो क्या कि हमारी जो आंख है उसकी 3 तहें हैं। जो तीसरी वाली तह है अंदर जिसको रेटिना बोलते हैं, उस रेटिना जहाँ पे इमेज बनता है हमारा, तीसरी तह है वो मोस्ट सेंसिटिव लेयर है। ये 2 किस्म के सेल से मिलती है, एक होते हैं इसमें रॉड सेल्स और एक इसमें पाए जाते हैं कॉन सेल्स। जो कॉन्स है ये हमें रंगों में फर्क बताते हैं कि हम कौन सा कलर देख रहे हैं,
और जो रॉड्स हैं ये हमें लाइट और डार्कनेस में देखने में मदद देते हैं, यानी अंधेरे में जब रोशनी नहीं मौजूद होती तो उस तरफ हमें ये देखने में मदद देते हैं। अगर हम, आपने नोट किया होगा कि जब हम ऐसे कमरे के अंदर एंटर हो जहाँ पे भी अंधेरा है बिल्कुल, तो कुछ सेकंड्स लगते हैं हमें कि इस बात को हम डिस्टिंग्विश कर सके कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं। अब रॉड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, ये विटामिन ए इस रोडोप्सिन के साथ मिलता है, ये प्रोटीन है एक, और फिर इसके बाद मिलके हमें ये जो डार्कनेस है उसमें देखने में मदद करता है। ये तो ये इसका बहुत ज़्यादा अहम काम है रोडोप्सिन का, विटामिन ए का, कि हमें डिम लाइट में देखने में मदद देता है। इसके अलावा ये सेल डिफ्रेंसिएशन भी करवाता है, मतलब जब 2 सेल बनते हैं, 1 सेल से 2 सेल बन जाते हैं, फिर उसके अंदर चेंजिंग्स आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, उसको वो मैच्योर होता है, तो उसको मैच्योर करने के दौरान जो भी उसमें तब्दीलियां पैदा होती हैं वो विटामिन ए की वजह से होती हैं। और इसके बाद जो है विटामिन ए जो है ये हमें सपोर्ट भी देता है, ग्रोथ भी देता है, इम्यून फंक्शन भी हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। ह्यूमंस, हम जो है वो विटामिन ए को हासिल कहाँ से कर सकते हैं, हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं? हमारे पास सोर्सेज हैं इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी हमारे पास सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, कैरेट है, स्पाइनच है, पालक है, गाजर है, इसके अलावा फ्रूट्स भी इसी तरह से येलो ऑरेंज, उसके बाद येलो ऑरेंज फ्रूट, मैंगो वगैरह। उसके अलावा एनिमल सोर्सेज हैं हमारे पास, लिवर, फिश का जो लिवर है वहाँ से, एग से, मिल्क से, बटर से, तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है इसके सोर्सेज हैं। तो विटामिन ए की कमी की वजह से पूरी दुनिया में बच्चों में एक बीमारी पाई जाती है, यानी कि ब्लाइंडनेस क्रिएट हो जाती है, अंधापन क्रिएट होता है, जिसके सिम्टम सबसे पहले जो सामने आते हैं वो आते हैं नाइट ब्लाइंडनेस से, यानी ऐसे बच्चों को डिम लाइट में बिल्कुल नजर नहीं आता, खास तौर पर जब रात पड़ना शुरू हो जाती है, शाम होने लग जाती है, तो उसके बाद इनको दिखाई देना बंद हो जाता है। ये टेम्परेरी स्टेज होती है, लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए, इसको टाइम पे रिकवर ना किया जाए, तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से फिर उन बच्चों में एक परमानेंट कंडीशन हो जाती है कि उनको बिल्कुल नजर नहीं आता। उसके बाद विटामिन ए की कमी है, इस बार ये एक और चीज़ से पता चल जाता है कि जो आपके बाल हैं, हेयर, और इसके अलावा जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इसके अंदर बहुत ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि फॉलिकल की कमी हो जाती है, हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये भी एक सिम्टम जो है हमारे पास विटामिन ए का सामने आता है। इसके बाद अगला है हमारे पास विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये हमारे पास इसका सोर्सेस है ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स, यानी खट्टे तुर्श फल जितने भी हैं, लेमन, ग्रेप, ऑरेंज वगैरह, वहाँ से हमें ये हासिल होता है। और ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं जिनको करवाने में जो है ये काम करता है, ये बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। सबसे बड़ी बात कि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ देता है। अब वो स्ट्रेंथ कैसे देता है? ये स्ट्रेंथ देता है उनको थ्रू कोलेजन, ये उसका पार्ट है। कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, एक प्रोटीन है ये जो कि ज़रूरी होती है जख्मों के भरने के लिए भी, तो ये उसका जो है वो मेन पार्ट है। विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स के अंदर इम्यूनिटी को भी बहाल करता है, यानी वहाँ पे भी अपना ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। और इसके अलावा जो है अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं थ्रू आउट वो सारे के सारे वीक हो जाते हैं, और इससे एक बीमारी सामने आई है हमारे, इसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो गम्स में से ब्लड निकलता है, स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे सोजिश, ठीक है, गम्स के अंदर जो है वो सोजिश क्रिएट हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि कोलेजन नहीं रहता, वो कम हो जाता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कोलेजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जो इनकी स्ट्रेंथ है कनेक्टिव टिश्यूज की वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ये बीमारी जो है वो हमारे सामने आई है। उसके बाद हमारा एक लास्ट वाला विटामिन है, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और ये बॉडी के अंदर
कैल्शियम और फॉस्फोरस को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे मुंह के रास्ते स्टमक में जाता है। स्टमक में वो डाइजेशन कंप्लीट होती है, वहाँ से जब डाइजेशन पार्शियल डाइजेशन होती है, जब वहाँ पे डाइजेशन हो जाती है प्रोटीन की, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे रिमेनिंग डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट है जहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होती है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि जो फूड है जो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्टिव फूड, उसको ब्लड में मिक्स किया जाता है, वो ब्लड उससे जाके वो ले आता है। तो विटामिन डी क्या काम करता है? वहाँ से ब्लड से जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जाके तो कैल्शियम और फॉस्फोरस ले आता है और उसको डिपॉजिट करवा देता है बोन्स के पास, हड्डियों के पास। तो इस तरह से ये हड्डियों की जो मेंटेनेंस है उनको भी कंट्रोल करता है। सोर्सेज क्या है हमारे पास विटामिन डी के? विटामिन डी हमें, विटामिन के सारे सोर्सेज तकरीबन सेम है। फिश का लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर वगैरह से हासिल होता है, लेकिन इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन डी को हम सेल्फ भी बना सकते हैं। कैसे? कि जो सन से आने वाली रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जब वो हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो हमारी स्किन के ऊपर अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है, वो उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सूरज के सन बाथ लेने से भी हम जो है वो विटामिन डी को हासिल कर सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर एक मसला पैदा होता है जिसको बोलते हैं रिकेट्स। अब रिकेट्स में क्या होता है कि जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, खास तौर पर वो वाली हड्डियां जो प्रेशर को बर्दाश्त करती हैं, यानी घुटने हमारे, और तो ये टेढ़ी हो जाती हैं, ये प्रेशर में आ जाती हैं और वो झुक जाती हैं, उस प्रेशर के नीचे झुक जाती हैं और हड्डियां जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं। ऐसे बच्चों की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। और अगर बालिग इंसान के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रोमलेशिया, और इसमें भी हड्डियां वीक हो जाती हैं कि जिसके ऊपर जो है वो हल्की सी चोट के ऊपर भी फ्रैक्चर हो सकता है, हड्डियां बहुत नाजुक हो जाती हैं और जल्दी टूट जाती हैं। तो ये हमारे जो है वो विटामिन थे। इसके बाद लास्ट वाले 2 टॉपिक्स हैं वाटर और डाइटरी फाइबर्स। वाटर हमारे पास जो है एक कंपोनेंट है हमारी फूड का बहुत अहम, इसके बगैर भी हमारी डाइट बिल्कुल कंप्लीट नहीं होती। वो क्या है कि हमारे पास जो 60% हमारा जो पूरा वेट है बॉडी का वो वाटर है। इसके बाद जो है तकरीबन जितनी भी लाइफ है, जितने भी रिएक्शंस है बॉडी के अंदर, उन सबको ये एनवायरनमेंट चाहिए वाटर का, तो वो उनके रिएक्शंस होंगे। उसके बाद जो है वाटर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ये काम भी करता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर हल हो जाती हैं और वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसी तरह से जो वेस्टेज हमारी बॉडी के अंदर से निकलती है स्वेटिंग की सूरत में, पसीना जो आता है हमें, जो यूरिन हम सिक्रेट करते हैं, वो सारा भी वाटर की सूरत में निकालते हैं। फिर ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है? थ्रू इवेपोरेशन। जैसे गर्मियों के दिनों में इतनी गर्मी पड़ती है कि हम इतना अच्छा कंडक्टर है हीट का, ही हमारी स्किन को जला भी सकती है, तो हमें क्या होता है, हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। अब जब वो स्वेटिंग इवेपोरेट होती है, यानी कि हल्का सा भी आपको हवा का झोंका मिलता है, तो वो क्या होता है कि इवेपोरेट होना शुरू हो जाती है, जो आपकी सरफेस के ऊपर स्वेटिंग हो रही होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें कूलिंग इफेक्ट आता है, और वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो फिर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत काम करता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा अगर पानी कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है हमारे अंदर, और हमें जो एक दिन के अंदर पानी पीना है वो हमें 2 लीटर कम से कम पर डे हमें जो है वो पानी पीना है। इसके बाद जितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इससे कम नहीं बर्दाश्त होगा बॉडी को। और इम्पोर्टेंट सोर्सेस इसके क्या है? एक तो डायरेक्ट वाटर है, उसके अलावा आप फ्रूट्स खाएं, सैलेड वगैरह का इस्तेमाल करें, जूसेस वगैरह पिएं, तो भी वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। इसके बाद डाइटरी फाइबर्स है हमारे पास। डाइटरी फाइबर्स उनको बोलते हैं हम, ये वो वाले सोर्सेज हैं हमारे खाने के वो हिस्से जो डाइजेस्ट नहीं होते, इनडाइजेस्टेबल होते, हजम नहीं होते बॉडी के अंदर, उनको हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। और ये ज़्यादातर हमारे पास इसके सोर्सेज कौन से होते हैं? प्लांट्स ज़्यादातर।
और वो किस तरह से कि उनकी जो छिलका होता है फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, वो डाइटरी फाइबर्स कहलाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते, तो फिर वो हमारी जो बोल मूवमेंट है उसको ठीक करते हैं। इसका फंक्शन अभी हम पढ़ते हैं आगे कि कैसे हैं। तो ज़्यादातर जो फाइबर्स हैं वो चूंकि डाइजेस्ट नहीं होते तो स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ से क्लोन में ऐसे ही निकल जाते हैं, विदाउट डाइजेस्ट हुए हुए आसानी से निकल जाते हैं। दो तरह के हैं, एक इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं, एक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स वो हैं जो डाइजेस्ट ही नहीं होते, इनसॉल्युबल जो डाइजेस्ट नहीं होते और इजीली जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरे वो वाले होते हैं जो सॉल्युबल हैं, बॉडी के अंदर हल हो जाते हैं, लेकिन जो है मूवमेंट इनकी भी इजीली एलिमेंट्री कैनाल से हो जाती है, लेकिन ये ब्रेक डाउन होते हैं, यानी कि पहले टूटते हैं और फिर आगे जो है वो पास ऑन होते हैं। अब फाइबर, डाइटरी फाइबर्स हमें क्या फायदा होता है, इससे क्या होता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हमें फीसेस निकलते हैं, रिमूव होते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं स्टोन की तरह, तो उसको जब निकालते हैं एक तो पेन भी होती है, दूसरा जख्म भी हो जाते हैं, तो उससे हमें ये बचा लेता है। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन से हम रुक जाएंगे, हम बच जाएंगे, तो हम और बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। फिर इसके अलावा ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और जो है इनसॉल्युबल जो फाइबर हैं वो अपने साथ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को भी ले जाते हैं, कार्सिनोजेंस को, जो हमारे अंदर कैंसर भी फैला सकते हैं। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे के ऐसे पास ऑन हो जाते हैं, लेकिन अकेले नहीं जाते, अपने साथ उन मटेरियल्स को भी ले जाते हैं जो बॉडी के लिए पॉइजनस हो सकते हैं। तो यानी इनका इस्तेमाल भी हमारी डाइट के अंदर उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी सारे कंपोनेंट्स फूड के जो है वो ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे हमारे जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन फूड के, वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।